तो भाई राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका सेट नंबर है 68 और हरियाणा सीईटी परीक्षा हुई थी 2022 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नाहर है रेवाड़ी में। इसे 30 जनवरी 1987 को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो कब? 30 जनवरी 1987 को। यह विशेष रूप से कृष्णमृग और सामान्य रूप से अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए अंतिम वास स्थलों में से एक है। तो ये स्पेशल किसके लिए है? कृष्णमृग के लिए। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी में है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1966 में। हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत 1 नवंबर 1966 को ही ये जो है हरियाणा लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आ गया था। 1 नवंबर 1966 को ही इसी दिन हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और आलोक वर्मा हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो प्रथम लोकायुक्त कौन है? प्रीतम पाल। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 राज्य में 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ था। न्यायमूर्ति श्री प्रीतम पाल पूर्व न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जनवरी 2011 को हरियाणा का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। तो प्रथम लोकायुक्त कौन है? प्रीतम पाल है। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा की स्मृति को समर्पित है। तो पंजोखरा साहिब क्या श्री गुरु श्री हरिकिशन साहिब जी को की स्मृति को समर्पित है। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? अंबाला में। और किसकी याद में बनवाया गया था? ये श्री हरिकिशन साहिब जी। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है। तो हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है 74 डिग्री 27 से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर। यह भारत की भूमि क्षेत्र के 1.4% 44,212 वर्ग किलोमीटर या 17,070 वर्ग मील। अगर मील में पूछे तो 17,070 वर्ग मील है। और ये क्षेत्रफल के मामले में 21वें स्थान पर है हरियाणा। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में हरियाणा में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? लिंग पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करना, बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना। तो ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत से हरियाणा में शुरू किया था। और इसको शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 1 मार्च 2006 को। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 मार्च 2006 को। 1 मार्च 2006 को लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। वृद्धावस्था भत्ता योजना की तर्ज पर परिवार में केवल बालिका शिशु वाले परिवारों के लिए, मतलब जिसमें सिर्फ लड़कियां होंगी, उस परिवार के लिए 1 जनवरी 2006 से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत परिवारों का नामांकन माता या पिता के 45वें जन्मदिन यानी 15 वर्ष के लिए शुरू होता है। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की? तो किसने की थी? सर छोटू राम ने। किसने की थी? हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन
के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? तो ये की थी सर छोटू राम ने। राय बहादुर सर छोटू राम 24 नवंबर 1881 को या 9 जनवरी 1945 तक, मतलब 24 नवंबर 1881 को इनका जन्म हुआ था और 9 जनवरी 1945 को नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी तथा बाद में पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 1923 में सर छोटू राम ने सर फजल ए हुसैन और सर सिकंदर आयात खान तथा चौधरी लालचंद के साथ यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था। किस किस के साथ? फजल ए हुसैन, सर सिकंदर आयात और चौधरी लालचंद के साथ यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था सर छोटू राम ने। सर छोटू राम ने 1923 में जाट और मुस्लिम कृषकों के गठबंधन यूनियनिस्ट पार्टी जमींदार लीग की स्थापना की थी। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को डैश शब्द से संबोधित किया है। तो ये क्या है? हरिबंका। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान मिले एक पत्थर पर हरियाणा शब्द खुदा हुआ है। धरणीधर ने अपने काम अखंड प्रकाश में, तो देखो अखंड प्रकाश किसकी बुक है? धरणीधर की, में यह कहा है कि यह शब्द हरिबंका से आया है जो हरि भगवान इंद्र की पूजा से जुड़ा हुआ है। तो देखो भाई, धरणीधर की बुक कौन सी है? अखंड प्रकाश, और उसमें हरियाणा राज्य को हरिबंका शब्द से प्रकाशित किया गया है, संबोधित किया गया है। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। खोड़िया नृत्य झूमर नृत्य का एक विकल्प है तथा हरियाणा में पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य शादियों और अन्य महत्वपूर्ण उत्सवों में किया जाता है। इस नृत्य के लिए कलाकार पूरे सोने के वर्क वाली स्कर्ट और रंगीन चुनरी और भारी देहाती आभूषण पहनते हैं। तो खोड़िया नृत्य किसके लिए किया जाता है? किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा जिला है? झज्जर जिला। हरियाणा का झज्जर जिला सुराही के लिए फेमस है। सुराही पतली गर्दन वाले घड़े होते हैं जिनका उपयोग हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में पानी को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है पंचकुला में। 1267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मोरनी पहाड़ियां हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। मोरनी पहाड़ियां हिमालय की शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं जो 2 समानांतर श्रेणियों में चलती हैं। तो ये मोरनी हिल्स कहाँ है? पंचकुला में। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। तो हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थल है डोसी की पहाड़ियां। डोसी की पहाड़ी एक महत्वपूर्ण वैदिक कालीन स्थल है जो विलुप्त ज्वालामुखी स्थल है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर पर अकेला खड़ा है। हरियाणा की अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? डोसी की पहाड़ियां। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 81%। हरियाणा की जो कुल भूमि है उसका 81% क्या आता है? कृषि भूमि के अंतर्गत आता है। मतलब हरियाणा की जमीन बहुत अच्छी है, लगभग 81% पे खेती की जाती है। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम अन्न पूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई है? तो ये हुई है गुरुग्राम में। भारत का पहला अनाज एटीएम जुलाई 2021 में, और ये कब? 2021 में गुरुग्राम हरियाणा में एक पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया।
यह एक स्वचालित मशीन है जो बैंक के एटीएम की तरह काम करती है। यह मशीन संयुक्त राष्ट्र यूएन के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित की गई थी। तो किस कार्यक्रम के तहत स्थापित की गई थी? संयुक्त राष्ट्र यूएन के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत, तथा इसे ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन भी कहा जाता है। तो ये अनाज एटीएम कहाँ? गुरुग्राम में 2021 में स्थापित किया गया था। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? झूमर को। झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है। यह पारंपरिक नृत्य विशेष रूप से विवाहित युवतियों द्वारा किया जाता है। ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों की ताल पर इस नृत्य को किया जाता है। झूमर का लोक नृत्य प्रारंभ में बलूचिस्तान और मुल्तान से उत्पन्न हुआ था। तो झूमर का प्रारंभ कहाँ से? बलूचिस्तान और मुल्तान से। हरियाणवी गिद्दा झूमर को कहा जाता है। निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? तो कौन? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की और अभी भी किसी भी टीम के लिए विश्व कप जीतने वाले सबसे कम आयु के कप्तान। 24 वर्ष की आयु में विश्व कप जीता था इन्होंने, कपिल देव ने। और कब जीता था? 1983 में। 1975 के मैचों में एक तेज गेंदबाज और एक एथलेटिक्स ऑलराउंडर के रूप में उभरने के कारण उन्हें हरियाणा हरिकेन का खिताब मिला था। 1982 में उन्हें पद्मश्री और 91 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो कपिल देव ने क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1983 में। 1983 में जीता था। और इन्हें क्या कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो ये है जिम्नास्टिक, कसरत से। गुग्गा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में डैश में मनाया जाता है। तो गुग्गा नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? भादो के चंद्रमास में। गुग्गा नवमी सांपों के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह धार्मिक उत्सव भाद्र अगस्त सितंबर के हिंदू महीने में पूरे हरियाणा में मनाया जाता है। तो भादो के चंद्रमास में गुग्गा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो ये है महीपति। सम्राट का पर्यायवाची शब्द है धराधीश, नरेश, महीपति, नरप, महीप, शहंशाह। और देखो भाई, भूधर का पर्वत का पर्यायवाची शब्द है शैल, नग, भूधर, पहाड़, अचल, महीधर, गिरी, भूमिधर, तुंग आदि। और केशरी के पर्यायवाची शब्द हैं केहरी, केशी, पशुराज, मृगराज, शेर, वनराज आदि। और मार्तंड के पर्यायवाची शब्द हैं अंशुमाली, सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, सविता, भानु आदि मार्तंड के पर्यायवाची हैं। तो सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? महीपति। निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो ये होगा पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि क्या होगी? असंगत युग्म, असंगत है ये। देखो भाई, इंद्रियों ऊपर की ओर उछाला गया, उत्क्षिप्त। ऊपर की ओर उछाला गया क्या होगा? उत्क्षिप्त। ठीक है। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय निग्रह है। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय निग्रह है। अपनी इच्छा से काम करने वाला इच्छाधारी या स्वेच्छाचारी। इच्छाचारी या स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा से जो काम करता है वो। तो ये गलत है। पर्वत के पास की भूमि, ये क्या है? ये गलत है। तो ऊसर भूमि क्या होती है? देखो भाई, वह भूमि जिसमें लवणों की अधिकता होती है उसे ऊसर या बंजर कहा जाता है। और पर्वत के पास की भूमि के लिए क्या आएगा?
उपत्यका, उपत्यका शब्द आएगा, पर्वत के पास की भूमि। निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ये क्या आएगा? सांसारिक शुद्ध शब्द है। वर्षक समस्त पद का उचित विग्रह है, तो इसका उचित विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। तो इस वर्षक शब्द समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्यय के सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो ये क्या होगा? अन, रावण, मोहन, श्रवण। सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। आई प्रत्यय चढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, धुलाई, पिटाई, सिलाई, ये होगा। अन प्रत्यय से क्या बना है? रावण, मोहन, श्रवण। और अ प्रत्यय से क्या बना है? अजर, अमर, अनुनाद। ई का प्रत्यय से चंद्रिका, लेखिका, आजीविका। ये ई का प्रत्यय से बने हुए हैं। मेरे माता पिता डैश में रहते हैं। वाक्य के लिए रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो ये विलोम शब्द क्या होगा? गांव। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। नगर शब्द का सर्वाधिक, तो नगर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? गांव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ये कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? किस्सा। और ये सारे स्त्रीलिंग हैं। संकल्प में कौन सी संधि है? तो संकल्प में कौन सी संधि है? व्यंजन। सिपाही ने चोर को पकड़ा। तो सिपाही ने चोर को पकड़ा प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य है। प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य है। बड़बड़ाना, खटखटाना और बन बनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है? तो ये है अनुकरण धातु। अनुकरण धातु। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसमें क्या आएगा? अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम रूप को पहचानिए। तो ये कौन सा है? वक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अलंकार एवं उससे संबंधित उदाहरण सुमेलित नहीं है? तो ये है रूपक। संबंधित उदाहरण सुमेलित नहीं है, पूछ रखा है, तो ये रूपक नहीं है। श्लेष में सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। मानवीकरण में संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट। ठीक है। उपमा पीपर पात सरिस मंडोला, ये उपमा अलंकार है। कीर्तिमान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है। वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या है? तत्सम उपसर्ग। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ये क्या है? मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये शुद्ध है। जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं फोटो लेना और एक नीरस जीवन से अंतराल का आनंद लेना। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन सही है? केवल ए, ओनली ये सही है। यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। तो एपिकल मेरिस्टेम के बारे में यह तने और जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है तथा तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है।
HTTPS का परिवर्णी शब्द है जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को दो भागों में बांटा गया था? तो ये किसको बांटा गया था? बॉम्बे को। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो नए राज्यों का गठन हुआ था और किस राज्य को दो भागों में बांटा गया था? तो बॉम्बे को। बॉम्बे में से क्या बने थे? गुजरात और महाराष्ट्र। कब बने थे? 1960 में। तो पहले बॉम्बे एक राज्य था और उसमें से क्या बने थे? गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में बने थे। निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो ये था सऊदी अरब। सऊदी अरब 2011 में 21वीं सदी में महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला नवीनतम देश बन गया था। देखो भाई, 2011 में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया था सऊदी अरब ने 2011 में। नगद आरक्षित अनुपात CRR को किसके पास रखा जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। निश्चित न्यूनतम राशि है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास भंडार के रूप में रखना होता है। रिजर्व में रखने के लिए आवश्यक नकदी का प्रतिशत बैंक की कुल जमा राशि की तुलना में नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार करने की सरलता के सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान? इस टाइम का विकर्ण। उस सॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों की दी हुई एक सूची को सॉर्ट करने, उनके क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली में संदर्भित है? तो ये क्या है? बबल सॉर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट से गंतव्य पता एड्रेस निकालता है और इसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहां भेजा जाए और केवल निर्धारित उपकरणों को सिग्नल भेजता है? तो ये क्या है? स्विच। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर के सूचना प्राप्त करने आउटपुट के काम आते हैं? तो ये आएगा LED डिस्प्ले, मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लाटर। निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है? तो ये कौन सी झील है? ये है वूलर झील। टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है वूलर झील। वूलर झील जम्मू कश्मीर क्षेत्र के बांदीपोरा जिले में सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे? तो ये कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दोनों जोड़े गए थे। बयालीसवें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं। इस संशोधन में राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।